हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका दी ऑनलाइन कोचिंग में। मैं हूँ स्नेहा सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जो जीव होते हैं वो जनन कैसे करते हैं। चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते गए, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। इसमें हम लोगों ने एनिमल्स में भी देखा था कि वो कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने प्लांट्स में भी देखा था, सच एज जैसे हम लोगों ने हाइड्रा में देखा था कि हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस होता है, पैरामीशियम में देखा था, हम लोगों ने अमीबा में देखा था, ठीक है, कि जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो जीव होता है वो अपने ही शरीर, यानी कि एक ही जीव द्वारा क्या होती है, संतति उत्पन्न होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ा था, तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन उसे बोलते हैं कि जब एक ही जीव द्वारा संतति उत्पन्न हो रही है या बन रही है, तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर केवल एक जीव होता है जो क्या बनाता है, जीव बनाता है, एक नई संतति बनाता है, जिसे हम क्या बोल रहे थे, जिसे हम क्लोन बोल रहे थे, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दो जीवों की ज़रूरत होती है, ठीक है, दो जीव होते हैं और ये क्या बनाते हैं, जो नई संतति बनाएंगे वो बिल्कुल हूबहू हो ये ज़रूरी नहीं, हूबहू नहीं होती, यानी अपने माता पिता से बिल्कुल सेम नहीं दिखाई देती। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो भी नई संतति बन रही होती है वो बिल्कुल अपने माता पिता के समान होती है, ठीक है। जबकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, यानी कि कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये अंतर होता है। ओके, ये तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने कई सारे टाइप्स इसके देखे थे। प्लांट्स में भी देखे थे कि कटिंग कैसे करते हैं, जिसमें हम गुलाब की कटिंग लेकर के उसको एक नए पौधे में नए गमले में लगा करके मिट्टी में रोपित करके एक नया पौधा बना सकते हैं। घूंटी बांधना देखा था हम लोगों ने, ऐसे कई सारे प्रोसेस देखे थे। अब बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ एक जीव की जरूरत होती है, ठीक है। अगर कोई भी नई संतति बनानी है तो उसके लिए जरूरी है कि वो एक ही जो सिंगल पेरेंट होता है वही अपने शरीर के किसी भी भाग द्वारा या वो शरीर को काट करके या किसी भी तरीके से क्या बनाता है, नई संतति बनाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि हम लैंगिक जनन की अगर बात करें, लैंगिक जनन की, तो इससे बहुत अलग है ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसमें कम से कम पेरेंट्स जो होते हैं, क्योंकि इसमें पेरेंट कितने होते हैं, दो होते हैं, यानी दो लोगों की ज़रूरत होती है, जिसमें से जो कि दोनों क्या होंगे, अपोजिट जेंडर के होंगे, ठीक है। बात समझ में आई। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होते हैं, अपोजिट जेंडर के होते हैं, ठीक है, अपोजिट जेंडर के होते हैं। बात समझ में आई, यानी कि एक तो होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल, तभी ये पॉसिबल है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इतनी चीजें होनी चाहिए, यानी कि दो पेरेंट्स होते हैं और दोनों ही क्या होंगे, अपोजिट जेंडर के होंगे। अपोजिट जेंडर का मतलब क्या है कि दोनों ही भिन्न किसके होंगे, लिंग के होंगे, यानी कि एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा, है ना, एक लड़का होगा तो एक लड़की होगी, और दोनों में ही क्या होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन यानी क्या होते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, ओके, युग्मकों का निर्माण होता है। फिर ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है, कि उनका संलयन होगा, फ्यूजन होता है, फिर वो जो संतति है वो बनती है, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन है उसके बाद ही बनती है। तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तब जा करके संतति बनती है। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी नर जनन तंत्र, यानी कि जो मेल्स होते हैं, यानी कि जो नर होते हैं, उनमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है। अच्छा, इसको देख करके थोड़ा डरना मत, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा। धीरे धीरे करके हम लोग सारी चीज़ थोड़ी क्लियर समझ लेंगे कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं और किसका क्या फंक्शन होता है, ओके। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिरकार है क्या, ठीक है। अभी हम लोग ये तो जान रहे हैं कि हाँ,
कि मेल होगी फीमेल होगी और दोनों के ही जो गैमेट है वो फ्यूज़न करके एक नई संतति बनाएंगे। अभी तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, मतलब क्या है कि एक नर होगा, एक मादा होगी और दोनों ही क्या बनाएंगे अपने अपने शरीर में, दोनों के ही शरीर में क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। अभी मैंने बताया कि गैमेट ही होंगे जो क्या करेंगे, फ्यूज़न करेंगे। तो गैमेट ही तो इम्पॉर्टेंट है और गैमेट को बनाएगा कौन, वो बॉडी से ही बनाएंगी। अगर मेल होगा तो वो मेल गैमेट बनाएगा और फीमेल होगा तो वो फीमेल गैमेट बनाएगी, है ना। गैमेट इज युग्मक। तो ये युग्मक जो होता है जो फ्यूज़न करेगा आगे चलकर, यही क्या करता है, यही वो चीज़ है जो क्या बनाएगी आगे चलकर नई संतति बनाएगी। तो इसको बनाना पड़ेगा पहले तो, है ना। अगर ये संतति बनाएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले युग्मक तो बन जाए, तब तो जाकर के बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी बाद में निषेचन की क्रिया होगी, है ना। तो निषेचन से पहले क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, तो युग्मकों का निर्माण होगा। ओके, और ये युग्मक कहाँ बनेंगे, ये दोनों तरह के होते हैं, यानी कि मेल में अलग युग्मक बनते हैं और फीमेल में अलग युग्मक बनता है। ओके, यानी कि दोनों अलग अलग जेंडर के हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है, ठीक है। तो दोनों में अलग ही अलग क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, यानी युग्मक बनेंगे। तो मेल में मेल गैमेट बनेगा, ठीक है, और फीमेल में फीमेल गैमेट बनेगा। अब बात कर लेते हैं मेल में गैमेट को क्या बोलते हैं और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं। तो युग्मक दो तरह के होंगे, एक तो होगा मेल और दूसरा होता है फीमेल। चलो हिंदी लिखते हैं, हिंदी में चलते हैं, ठीक है। एक होता है नर युग्मक और एक होगा मादा युग्मक। नर युग्मक जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु, इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्पर्म, ओके। और मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु या अंडाणु, और इसे हम बोलते हैं ओवम या फिर एग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो गैमेट क्या होते हैं, दो तरह के होंगे, एक तो मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। मेल में जो गैमेट बनता है उसे स्पर्म या फिर हम शुक्राणु बोलते हैं, और फीमेल में जो गैमेट बनते हैं उसे अंडाणु या फिर अंडा या फिर ओवम या एग बोल सकते हो। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब हम मेल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं शुक्राणु के बारे में। शुक्राणु कहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या मतलब है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र क्या होते हैं, यानी हमारी बॉडी में हम लोगों ने पाचन तंत्र पढ़ा, परिसर्जन तंत्र पढ़ा, श्वसन तंत्र पढ़ा, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा। लेकिन अब ये जो हमारा नया जो जनन तंत्र है ये क्या है, एक्चुअली हमारी बॉडी में क्या होते हैं, जनन तंत्र होते हैं, ठीक है। जनन तंत्र का मतलब कहाँ है, जनन तंत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें गैमेट्स बनते हैं, जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो उसी को हम पढ़ने वाले हैं। और एक्चुअली जो हमने दो प्रोसेस पढ़े थे डिवीज़न के बारे में, सेल डिवीज़न के बारे में, कि एक तो हमारा होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा हमारा होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो ये दोनों ही जो होते हैं हमारे, इसमें समसूत्री विभाजन हमारी बाकी जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, यानी बॉडी में जितनी भी डेवलपिंग सेल्स होती हैं, जितनी भी जगह सेल्स होती हैं, वो सभी में जो डिवीज़न होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। और लेकिन जो हमारे अभी हम जनन तंत्र की बात करेंगे, तो जो जनन कोशिकाएं होती हैं केवल वो ही क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। आई बात समझ में, मतलब ये है कि हम जब सेल डिवीज़न पढ़ते हैं तो सेल डिवीज़न में हम दो तरह के डिवीज़न को पढ़ते हैं, एक तो हमारा होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन क्या होता है, जिसमें एक कोशिका क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, यानी द्विगुणित होती है, और वो जब विभाजन करेगी समसूत्री तो उसके द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं जो कि क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं, यानी कि सेम सेल बनती है, और जिसमें क्रोमोसोम का नंबर जो होता है, यानी जिसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो भी समान होती है ना। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अर्धसूत्री विभाजन की बात करें, यानी कि अगर हम बात करते हैं म्योसिस के बारे में, तो म्योसिस में ऐसा नहीं होता। म्योसिस में अगर एक सेल है तो वो डिवाइड करके 4 सेल बनाती है, जो कि चारों क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, यानी अगुणित होती हैं। तो इसीलिए ये जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है ये केवल किसमें होता है, जनन कोशिकाओं में ही होता है, ठीक है। कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए थोड़ी एक दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ते हैं, आते हैं हमारे टॉपिक पर, जिसका नाम है नर जनन तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए, अच्छा, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले एक टॉपिक और एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। देखो, इसमें नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। जो जीव होता है ना, जीव में देखो सजीव जो होता है, प्लांट्स को भी एक साइड करो, क्योंकि प्लांट्स हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स के बारे में। तो जो एनिमल होता है, एनिमल इंक्लूडेड ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दोनों को ही इंक्लूड कर रही हूँ मैं, इंसेक्ट वगैरह इन सबको ही, ठीक है। तो एनिमल्स की अगर बात करें, यानी कि जो जीव होते हैं, जो
देखो 2 तरह के होते हैं, एक तो हमारा होता है पादप, एक जंतु, यानी जंतु की बात मैं कर रही हूँ। तो एनिमल्स इट मीन्स जंतुओं की बात करें अगर, तो जंतु 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। अच्छा, जंतु 2 तरह के कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है अंडप्रजक, अगर नाम आपने सुना हो तो अंडप्रजक, और दूसरा होता है सजीव प्रजक, सजीव प्रजक। अंडप्रजक को बोलते हैं ओविपेरस और इसको हम बोलते हैं विविपेरस। इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो, नाम से ही क्लियर है कि अंडप्रजक का मतलब होता है, अंडप्रजक का मतलब होता है वे जंतु जो अंडे देते हैं, ठीक है, वे जीव या वे जंतु जो अंडे देते हैं, ठीक है। और सजीव प्रजक वे जीव या वे जंतु जो क्या करते हैं, सीधे अपने ही जो संतति है उसको बिना अंडे के या बिना कवच के ही वो जन्म देते हैं। 9 महीने या कितना भी उनका जो बर्थ पीरियड है, क्योंकि हम अभी अलग अलग जनन काल पढ़ते हैं, यानी बकरी का अलग होता है, गाय का अलग होता है, ह्यूमंस का अलग होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या होते हैं, उनके बर्थ पीरियड होता है ना। तो ये बर्थ पीरियड अलग अलग हो सकता है सजीव प्रजक का। अंडप्रजक कौन से होते हैं कि अंडप्रजक उनको बोला जाता है, जैसे कि पक्षी हो गए, सांप हो गया, तो ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। मेढक हो गया, तो जो अंडे देते हैं उनको अंडप्रजक ओविपेरस, और जो जीव को यानी कि जो संतान उत्पन्न करते हैं उन्हें सजीव प्रजक बोलते हैं, ठीक है। अंडे वगैरह नहीं देते, जो अंडे नहीं देते उनको सजीव प्रजक बोलते हैं। बस थोड़ा सा इतना बताना था। तो अभी हम इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं सजीव प्रजक के बारे में, ठीक है। सजीव प्रजकों में हम पढ़ रहे हैं पुरुषों में, ठीक है। तो देखो इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी है नर जनन तंत्र में। एक तो हमें पढ़ना है कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, इसमें ऑर्गन्स हैं यानी कि अंग हैं। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, पढ़ेंगे इसकी स्पर्म की यानी कि शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे, शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। अंग पढ़ेंगे प्लस उनके फंक्शन यानी कि कार्य भी पढ़ेंगे उनके, ठीक है, किस अंग का क्या काम होता है, ठीक है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे कि द्वितीयक लक्षण पढ़ेंगे हम, द्वितीयक या फिर गौण लक्षण इनको बोला जाता है, गौण लैंगिक लक्षण पुरुषों में, लैंगिक लक्षण। आई थिंक इसको मुझे बाद में करना था, ठीक है, 4th में पढ़ेंगे इसको। और 3rd हम पढ़ेंगे शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे खूब लगातार धड़ाधड़ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, शुक्राणु जनन क्रिया क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, समझाइए शुक्राणु जनन क्रिया को, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे। तो ये 4 चीज़ें हमें पढ़नी है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसके ऑर्गन के बारे में, यानी कि जो डायग्राम हमको दिख रहा है इतना बड़ा, इसमें किस चीज़ को क्या बोलते हैं और किस चीज़ का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो हमारा ये है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, जो कि क्या है, जो कि हमारा है टेस्टिस, ठीक है। ये जो पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है, देखो 2 टेस्टिस होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो पुरुषों में जो वृषण होते हैं, वृषण को ही हम इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। तो टेस्टिस की जो संख्या होती है वो 2 होती है, यानी कि ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जो इस तरह से होता है और एक की मैं बता सकती हूँ जो एक तरह से यहाँ पर जो क्लियर दिखाई दे रहा है, जिसमें बताया कि अंदर से किस तरह से दिखाई देता है। बाहर से अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, लेकिन अंदर इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो जो डायग्राम यहाँ पर आप देख रहे हो ये होता है, ठीक है। वृषण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक है। तो जो टेस्टिस होता है ये जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, मैंने अभी बताया कि ये क्या होते हैं, जोड़ी में उपस्थित होते हैं। जोड़ी में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कई सारी स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को हमें मिलती है। अब होता क्या है कि कई सारी जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस ये होता है जिसमें क्या बनता है, स्पर्म बनता है, यानी कि इसी में क्या बनता है, इसमें शुक्राणु यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का निर्माण होता है।
होता है। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो वृषण है वो किस तरह से होती है, एक थैली जैसी संरचना होती है, एक थैलीनुमा या पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, ये आपको जो दिख रही है बाहर से देखो, ये जो थैली जैसी संरचना दिख रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। जिस थैली के अंदर ये सारी संरचना होती है इसे हम क्या बोलते हैं, पाउच या स्क्रोटम बोलते हैं। तो बाहर की जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम। ओके, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रोटम बोलते हैं, जो बाहर की लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। ओके, स्क्रोटम, या फिर हम इसे बोलते हैं थैली। ओके, थैली होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जिसकी क्या करती है, जो वृषण या टेस्टिस होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है बाहरी चीज़ों से। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेस्टिस है वो क्या होता है, बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, बॉडी के क्या होते हैं, बाहर होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, ये वो शरीर के बाहर क्यों लटके रहते हैं। इसका कारण ये है, इसकी वजह ये है क्योंकि जो स्पर्म का प्रोडक्शन, जो स्पर्म बन रहा है या फिर जो भी शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, दरअसल उसे निर्मित करने के लिए या फिर उसका प्रोडक्शन करने या फिर उसे जनरेट करने के लिए क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, है ना। तो बॉडी का टेम्परेचर जितना होता है उससे 2-3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए पड़ता है, जिस वजह से क्या होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लिखेंगे कि ये शरीर के बाहर लटके रहते हैं क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए इनका तापमान शरीर तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। ठीक है, जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इसी को नोट की तरह अपने कॉपी पर उतार लेना जब लेक्चर खत्म हो जाए तो, क्लास खत्म हो जाए तो। ठीक है, कम होना चाहिए, इसी वजह से ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, अंदर नहीं होते। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ही चाहिए होता है, किसके लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए। तो इसीलिए ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं ताकि टेम्परेचर क्या हो सके, थोड़ा कम हो सके। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सबसे बाहर के लेयर को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, थैली बोलते हैं, जिसके अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, तो अब इसमें क्या होते हैं, कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कई सारे डिब्बे जैसे बने होते हैं, या फिर खंड बने होते हैं। ठीक है, खंड जैसे बने होते हैं जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, कि 250 लगभग कितने 250 क्या होते हैं इसमें, कक्ष होते हैं, कक्ष 250 क्या होते हैं, कक्ष होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो ये जो संरचना है इसके अंदर जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये खंड दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या एक टेस्टिस में क्या होती है, 250 होते हैं इन वन टेस्टिस, इन अ टेस्टिस, यानी कि एक टेस्टिस में अगर हम बात करें, एक टेस्टिस की अगर हम बात करें तो उसमें जो हमारे जो खंड होते हैं, जो कक्ष होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 250 होती है, एक टेस्टिस की बात करें। ओके, तो लगभग 250 होते हैं, और दोनों की मिलाकर के बात करें तो कम से कम 500 जो खंड बने होते हैं, जो कक्ष होते हैं, जिनको इंग्लिश में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है, इन्हीं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 250 होती है। और इन्हीं कंपार्टमेंट्स में या फिर इन्हीं जो खंड होते हैं इनमें कोइल्ड, बहुत ज़्यादा कोइल्ड ये स्ट्रक्चर होती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारी जो नलिका आ रही है, यहाँ पर आ रही क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कोइल्ड हो चुकी है, यानी कि कुंडलित हो चुकी है ना, बहुत सारे कुंडलित हो चुकी है। देखो यहाँ पर कितनी कुंडलित हो गई, और एक कुंडलित ही हो करके इसके अंदर भी जो खंड बने हैं इसके अंदर भी कई सारी पाई जा रही हैं। तो जितने खंड होंगे उतनी ज़्यादा ही जो संरचना होगी ये भी पाई जाएंगी, नलिकाएं भी होंगी। तो हर खंड में क्या होती है, इस तरह से नलिका होती है कोइल्ड होकर के, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई बात समझ में। तो ये खंड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल इंग्लिश में बोलते हैं।
ठीक है। साइंस में कभी ये मत समझा करो कि जो चीज़ हिंदी में लिखी है, जो चीज़ इंग्लिश में लिखी है, हम उसे हिंदी में नहीं लिख सकते। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेम रहती है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल हिंदी में कक्ष बोल सकते हो, लेकिन कक्ष से समझ में नहीं आएगा तो आप इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर जो खंड बने हुए हैं अब उन्हें बोला जाता है क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, इसके अंदर जो खंड बने हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ओके, और एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल होते हैं? 250 होते हैं। ठीक है, लोब्यूल कितनी होती हैं? 250 होते हैं, यानी कि एक जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, उसमें कम से कम 250 क्या होते हैं? कक्ष होते हैं, वृषण कक्ष होते हैं, और जिसमें कई सारी संरचनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्राइमरी ऑर्गन है, ठीक है, क्योंकि टेस्टिस क्या होता है? प्राइमरी ऑर्गन है। प्राइमरी यानी प्राथमिक जनन अंग है ये। क्यों? क्योंकि इसी में क्या हो रहा है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ओके, आई बात समझ में? शुक्राणु का निर्माण इसी में होता है, तो ये हमारा प्राथमिक जनन अंग होता है। ओके, तो प्राथमिक जनन अंग में टेस्टिस में क्या होते हैं? ये जोड़ी में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 होंगी इनकी संख्या। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण इसी में होता है, और ये शरीर के बाहर लटके रहते हैं। क्यों? ताकि टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो सके। किस चीज़ के लिए? शुक्राणु के निर्माण के लिए। आई बात समझ में? अब हम लोगों ने देखा इसमें कि जो डबल ये लेयर होती है, यानी ऊपर से एक थैली होती है, उस थैली को हम स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में थैली आप बोल सकते हो, जनरल यानी सिंपल सी भाषा मैंने यहाँ पर लिखी है कि इसको हम थैली बोलते हैं। ओके, और इसके अंदर कई सारे 250 लगभग एक टेस्टिस में, यानी एक वृषण में 250 डिब्बे जैसे बने होते हैं, खंड बने होते हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। ठीक है, कक्ष भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, अब इसके अंदर जो कॉइल्ड यानी कुंडली संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? जो कॉइल्ड संरचना होती है इसको क्या बोलते हैं? दरअसल कॉइल्ड जो संरचना आपको दिख रही है ना, ये इसको अगर मैं थोड़ा जूम करूँ ना, तो ये कुछ इस तरह से है। ये है इस तरह से, इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से। तो 250 जितने भी 250 इसी तरह से खंड बने हुए हैं ना, हर खंड में इसी प्रकार से एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं शुक्रजन नलिका। क्या बोलते हैं? शुक्रजन नलिका। तो एक चीज़ और हमें पता चली, किसके बारे में? शुक्रजन नलिका के बारे में। शुक्रजन नलिका, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ओके, कई सारी शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, तो इसीलिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इनको बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो जरा, इसकी लेंथ और वगैरह ये सब लिख लो वृषण की। तो वृषण की अगर हम लंबाई की बात करें, लंबाई और चौड़ाई और मोटाई की बात करें, तो लंबाई इसकी होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है, और मोटाई की बात करें तो 3 सेंटीमीटर ये क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, ये थोड़ा इसका क्या है? शेप वगैरह है। ओके, तो उसको लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, और मोटाई की बात करें तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, शुक्रजन नलिका क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं? सेल बनते हैं। कौन से सेल? जो कि क्या बनाएंगे? डेवलप होकर के स्पर्म बनाएंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो शुक्रजन नलिका या फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसी को क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब इसी में अंदर क्या होता है? देखो मैं बताऊं, इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ सेल्स होते हैं। 2 तरह के सेल्स होते हैं। पहले हम एक को समझ लें जो इम्पोर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं जर्म सेल। और जर्म सेल ही होता है जो डेवलप होकर क्या बनाता है? स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। ठीक है, क्या? स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। यही जो सेल होती है ना, ये सेल ध्यान से देखना, ये रेड कलर से जो मैं कर रही हूँ, जो रेड कलर से जो सेल है, ये आगे करके क्या कर, इसी को हम बोलते हैं जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल बोलते हैं इसको, जर्म सेल। ठीक है, और ये जर्म सेल क्या होती है? डेवलप होती है। डेवलप यानी कि थोड़ा विकसित होगी, और विकसित होकर के क्या बनाती है? स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। स्पर्मेटो, चलिए यहाँ पे समझो। अच्छा, यहाँ पे समझ लो। देखो, सबसे पहले एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं जर्म सेल। वैसे मैं अभी जो शुक्रजन के बारे में पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हम समझेंगे इसको कि ये क्या है। सबसे पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू देख लो यहाँ पर कि जो हमारी ये हमारी जो जर्म सेल है, जर्म सेल, इसको जर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, ये डेवलप करेगी
तो थोड़ा डेवलप कर लेगी, बड़ी कर लो इसको, और ये अब कहलाती है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, हिंदी में भी स्पर्मेटोगोनिया ही लिखोगे, ठीक है, कोई अंतर नहीं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ठीक है, यानी हम शुक्रजन कोशिका बोलेंगे इसको, ठीक है, शुक्रजन कोशिका। और स्पर्मेटोगोनिया ये आगे चल के डेवलप करके क्या बना लेती है, स्पर्म बना लेती है, स्पर्म बना लेती है, ओके, स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनाती है, ओके। तो यही वो सेल है जो किसके अंदर है, शुक्रजन नलिका के अंदर है, जो कि क्या कहलाती है, जर्म सेल होती है। इसी को हम डेवलप करके बोल सकते हैं कि ये स्पर्मेटोगोनिया होती है, जो डेवलप करेगी, विकसित होगी, डिवीजन करेगी। लास्ट में स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है, विभाजन करती है अर्धसूत्री, यानी कि ये हमारी म्योसिस करती है, और म्योसिस करके यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 स्पर्म बनाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, स्पर्म बनाएगी, ओके, आई बात समझ में। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने देखा था कि टेस्टिस होता है, टेस्टिस जो कि कवर होता है स्क्रोटम यानी कि थैली से, एक थैलीनुमा संरचना से, तो जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कई सारे कंपार्टमेंट्स या फिर खंड होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल इन द सेंस, इनको कक्ष बोल सकते हैं, डिब्बे जैसे होते हैं, लगभग 250 इनकी संख्या होती है इन 1 टेस्टिस, यानी कि एक टेस्ट या एक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, और प्रत्येक कक्ष में कुंडलित संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या फिर इनको हम बोलते हैं शुक्रजन नलिका। नलिका जैसी है ना, शुक्रजन नलिका में होते हैं स्पर्मेटोगोनिया या फिर जर्म सेल, जो कि क्या बनाते हैं, जर्म सेल क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, ओके। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमने अभी शुक्रजन नलिका में देखा एक सेल तो होती है, मैंने फालतू में उसको मिटा दिया, ठीक है। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, फिर से बना लेते हैं। इसमें 2 सेल्स होती हैं, एक तो हमने देख लिया जो ये क्या बनाएगी, स्पर्म बनाएगी, स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है, एक का स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है, जो कि जर्म सेल होती है हमारे। ये क्या होती है, जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जर्म सेल होती है। और साथ ही साथ इसको नरिशमेंट के लिए ही क्या होती हैं, एक और इसके साथ ही साथ होती हैं, इसके साथ ही साथ एक और कोशिका होती हैं, इसको हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका, इंग्लिश में भी सर्टोली सेल ही इसको बोलते हैं, ठीक है। सर्टोली कोशिका जो कि क्या करती है, नरिशमेंट वगैरह देती है आसपास की जो भी सेल्स वगैरह होती हैं उनसे, ठीक है। तो जर्म सेल यानी कि जो भी स्पर्म बनेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि हवा में बन गया, उसको नरिशमेंट चाहिए, उसको पोषण चाहिए, ठीक है, डेवलप करने के लिए, डिवीजन करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होती है, सर्टोली कोशिका उसके पास में प्रेजेंट होती है, तो क्या करती है, उसको नरिशमेंट देती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि एक जो शुक्रजन नलिका है उसमें सिर्फ एक ही जर्म सेल होगा, कई सारे जर्म सेल होते हैं, ठीक है, कई सारे जर्म सेल्स होते हैं इस तरह से, और साथ में कई सारी सर्टोली कोशिकाएं भी होती हैं जो कि उनको क्या देंगे, नरिशमेंट देंगे। नरिशमेंट यानी पोषण का काम करती हैं, ओके। तो सर्टोली कोशिका करती है, पोषण देती है किसको, स्पर्मेटोगोनिया यानी कि जो भी हमारी जर्म सेल होती है उसको, ठीक है। तो जर्म सेल को पोषण मिलेगा सर्टोली कोशिका से, फिर वो डेवलप करेगी, क्या बनाएगी, स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी यानी शुक्रजन कोशिका बनाएगी, और फिर शुक्रजन कोशिका डेवलप करके क्या बनाएगी, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बाकी सारी चीज़ें जो हैं, देखो इसमें बाकी सारी चीज़ें क्या क्या हैं। अब ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस या फिर वृषण जालिका, यानी जाल बन रहा है, जाल के यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम, रेटिटेस्टिस है ये, यानी वृषण जालिका, ओके, वृषण जालिका है। ये तो हमारी क्या है, शुक्रवाहिनी है, ये हमारी क्या है, शुक्रवाहिनी है, ठीक है। वास डिफरेंस इसको बोलते हैं, वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस। तो ये हमारी शुक्रवाहिनी है। तो वृषण जालिका देख लें, ये जो जाल के बीच में होता है, ओके, इसको वृषण जालिका बोलते हैं। ये हमारे कई सारे ये अपवाहक नलिकाएं होती हैं, आप देख सकते हो। तो ये इस तरह से देखो, जो वृषण में ये जो वृषण है और ये जो इस तरह से जो संरचना है कुंडलित, यहाँ पर जो इस तरह से देखने को मिल रही है ना आपको, अगर इसमें क्लियर नहीं दिख रही हो तो, ये जो नलिका है ना, ये होती है अपवाहक नलिका, यानी कई सारे वेन यानी कि जो धमनी सिराएं जो हैं वो कुंडलित होकर के, धमनी सिराएं जो केशिकाएं हैं वो सब कुंडलित होकर के यहाँ पर वो है, ताकि ब्लड वेसल्स तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कनेक्ट रहेंगी इस चीज़ से, है ना, वृषण से कनेक्ट रहेंगी। तो ये हमारी होती हैं क्या, अपवाहक नलिकाएं, अपवाहक नलिकाएं। अपवाहक नलिका यानी कि जो अपवाह तंत्र है हमारा,
इट मीन्स जो वेन और जो आर्टरीज हैं यानी कि जो धमनी, सिरा, ये सब चीज़ें हैं केशिकाएं, उन्हीं का गुच्छा जो है ये इससे जुड़ा हुआ है, टेस्टिस से। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं ब्लड वेसल, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो ऊपर जो होता है तो इसे हम बोलते हैं क्या, कहाँ पे लिखे हैं इसके बारे में हम, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, समझ जाओगे। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस या फिर अधिवृषण, अधिवृषण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अधिवृषण बोलते हैं, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। अब ये जो एपिडिडाइमस या फिर जो अधिवृषण है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अधिवृषण जो एपिडिडाइमस है, ये देखो सेकंड वाला वृषण में ही हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो इसको मतलब नंबरिंग नहीं करती इसकी, क्योंकि हम वृषण में ही तो अभी संरचनाओं को पढ़ रहे हैं। तो वृषण में जो एपिडिडाइमस है ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कम से कम 6 मीटर लंबी एक नली होती है, जो कि इतना ज़्यादा क्वेल्ड रहती है। देखो आप समझ सकते हो, ये जो हमारा है जो अधिवृषण है यानी जो एपिडिडाइमस है, ये कितना ज़्यादा क्वेल्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेल्ड रहता है, तो हो भी सकता है क्योंकि अगर कोई लंबी चीज़ है ज़्यादा, अगर वो क्वेल्ड नहीं रहेगी तो वो फैली रहेगी, है ना। कितनी फैल सकती है वो, कितना ज़्यादा जो एरिया है वो ऑक्यूपाई करेगी। तो इसीलिए ये क्या रहती है, क्वेल्ड रहती है। और कितनी होती है ये, कम से कम 6 मीटर लंबी रहती है, 6 मीटर लंबी होती है। ठीक है, अत्यधिक कुंडलित, पतली नलिका होती है ये। ठीक है, पतली नलिका है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब होते हुए ये एपिडिडाइमस में आता है जो स्पर्म, वहाँ पर इसका क्या होता है, परिपक्वन होता है, यानी ये मैच्योर होता है। तो स्पर्म का जो मैच्योरेशन है, तो स्पर्म को मैच्योर या फिर हम बोल सकते हैं उसका परिपक्वन जो होता है वो इसी में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शुक्राणु का परिपक्वन। ठीक है, तो शुक्राणु का जो परिपक्वन है यानी कि जो डेवलप हो रहा है और भी ज़्यादा, वो इसी में होता है, एपिडिडाइमस में। आई बात समझ में। अब हम अगली जो हमारी होती है शुक्रजन नलिका, शुक्रवाहिनी। ठीक है, ये जो शुक्रवाहिनी जा रही है, क्योंकि अब लास्ट में क्या है, शुक्रवाहिनी है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ ली हम लोगों ने। अब ये हम बात करते हैं शुक्रवाहिनी के बारे में। ये हमारी जो लंबी सी शुक्रवाहिनी जा रही है ये, ठीक है, जो कि क्या करती है, ओवरलैप करती है किसको, शुक्राशय को। क्या करती है, शुक्राशय के भी ऊपर जा करके फिर नीचे आती है। अब ये हमारी जो शुक्र नलिका है, शुक्रवाहिनी, वास्ट डिफरेंस। ठीक है, तो अब ये हमारी ओवरलैप करती है किसको, शुक्राशय को। ये हमारा क्या है, शुक्राशय, शुक्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, शुक्राशय है। अब शुक्राशय आता है, ठीक है, शुक्राशय में जो नलिका है वो शुक्राशय को ओवरलैप करती है। ठीक है, अब शुक्राशय से नहीं जुड़ा हुआ है, याद रखना, जो शुक्रवाहिनी है वो शुक्राशय से नहीं जुड़ी, शुक्राशय अलग है। ठीक है, और ये जो हमारी वासा डिफरेंस है वो अलग है, शुक्रवाहिनी अलग है। ठीक है, तो ये शुक्रवाहिनी शुक्राशय में नहीं जाती, ये उसी को ओवरलैप करती हुई आती है। और ये कहाँ पर मिलती है, तो ये हमारा क्या है, सेमिनल वेसिकल है। ये हमारा सेमिनल वेसिकल, ये दो हैं जो वो यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, ओके। और ये है हमारा शुक्राशय। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई, सॉरी। शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, ओके। तो जो हमारी शुक्रवाहिनी है वो इस तरह से जाती है और कहाँ पे मिल जाती है, डक्ट मिल जाती है, यानी सेमिनल वेसिकल की भी जो है वो डक्ट है, यानी कि सेमिनल वेसिकल से भी जो भी द्रव्य आ रहा है वो इस डक्ट में आएगा। और ये जो स्पर्म है जो यहाँ पे हमारे शुक्रवाहिनी के द्वारा आता है वो भी इस डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा, ओके। अभी इस डक्ट की जो ओपनिंग है वो नीचे होती है। ठीक है, ये क्या है, डक्ट है, जहाँ पर क्या मिल जाते हैं, सेमिनल वेसिकल का भी जो भी प्लाज्मा होता है, ओके, वो मिल जाता है। और जो शुक्रवाहिनी से जो हमारा स्पर्म आ रहा है वो भी मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो यहाँ पर देखो, समझना ध्यान से, यहाँ पर देखो दो चीज़ें हमारे पास, एक है हमारे पास शुक्रवाहिनी, ठीक है, और एक है हमारे पास शुक्राशय, एक है शुक्राशय। शुक्रवाहिनी के द्वारा जो इस डक्ट में आएगा, इस डक्ट में जो आएगा वो क्या होता है, स्पर्म होता है, यानी कि शुक्राणु। ये जो शुक्रवाहिनी है वो क्या लेकर आती है, शुक्राणु लेकर आएगी, यानी स्पर्म को लेकर आएगी। और जो शुक्राशय है इसमें पहले से ही क्या होता है, यहाँ पर एक प्लाज्मा होता है, ठीक है, क्या होता है,
प्लाज्मा होता है, एक द्रव होता है, ओके। और अब ये जो डक्ट होती है, इसमें जो शुक्रवाहिनी जो स्पर्म लेकर आ रही है वो, और जो सेमिनल वेसिकल यानी जो शुक्राशय में जो प्लाज्मा है वो दोनों ही मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर अब जब शुक्राणु प्लस प्लाज्मा जो द्रव्य है, जो प्लाज्मा द्रव्य है, जो प्लाज्मा है वो जब मिल जाएगा तो क्या बना लेंगे, वो ही बना लेते हैं सीमन। ठीक है, क्या बनाते हैं, सीमन, या फिर जिसे हम बोलते हैं वीर्य। क्या बोलते हैं उसे, वीर्य बोलते हैं। होपफुली कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने बताया कि जो शुक्रवाहिनी थी ना, यहाँ से क्या बन रहा था, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा था। जब स्पर्म बन जाता है तो वो क्या होता है, शुक्रवाहिनी के द्वारा, ये शुक्रवाहिनी से जाता हुआ कहाँ जाएगा, ये इस डक्ट में जाएगा। और इसी डक्ट में ये जो सेमिनल वेसिकल यानी जो शुक्राशय है, जिसमें एक द्रव्य भरा होता है, ठीक है, चिपचिपा गाढ़ा द्रव्य होता है, वो द्रव्य भी क्या होता है, इस डक्ट में आ जाएगा। ओके, वो द्रव्य भी क्या होता है, इस डक्ट में आ जाता है। और इस डक्ट में अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा होता है स्पर्म और दूसरा होता है हमारा जो प्लाज्मा होता है, जो भी प्लाज्मा है, ठीक है, जो स्पर्म जो प्लाज्मा बन रहा है वो। तो दोनों चीज़ें मिल करके क्या बनाती है, वीर्य या सीमन बनाती है। ठीक है, तो सीमन ही वो चीज़ होती है क्या, जिसके थ्रू जो स्पर्म होता है वो इजीली क्या करता है, जो फीमेल बॉडी है उसमें एंटर कर सकता है। ओके, आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो याद रखना है सीमन को। तो ये सीमन कहाँ बनेगा, इसी डक्ट में बनता है। इसी डक्ट में क्या बनता है, सीमन होता है। ठीक है, वीर्य। अब ये डक्ट की ओपनिंग होती है, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी ग्लैंड आ गई। अब दो ग्लैंड्स होती हैं, एक हमारी होती है कॉपर ग्लैंड जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, दूसरी हमारी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो इतनी समझ में आई। अब ये ग्लैंड्स हम देख लेते हैं। ये दो ग्लैंड हैं, जो एक तो हमारी ये वाली ग्लैंड है, देखो ये वाली, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। और एक हमारी ये वाली होती है जो जोड़े में प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या ये हमारी है काउपर्स ग्रंथि। ठीक है, और ये हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये है कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, क्षारीय द्रव को क्या करती है, सिक्रेट करती है, क्षारीय द्रव बनाती है एक। ठीक है, और क्षारीय द्रव जो बनाती है वो क्या करता है, जो मूत्र मार्ग है उसमें अम्लता को खत्म करता है। ये क्या है, ये हमारी है मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। ओके, यूरेटर इसको बोलते हैं, यूरेटर। ओके, तो थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज करने वाला होगा, एक बार हम पूरी चीज़ें और समझ लें, बाकी की चीज़ें तो एक बार फिर मैं क्विक रिवीजन कर दूंगी, तो उससे आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, मूत्रवाहिनी है, ये जो नली निकल रही है ये हमारी क्या है, शुक्रवाहिनी है। याद रखना कि शुक्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी अलग है, शुक्रवाहिनी अलग है। मूत्रवाहिनी मूत्राशय से कनेक्टेड है और जो शुक्रवाहिनी है वो शुक्राशय से। ठीक है, ये सेमिनल वेसिकल से। ओके, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है क्या करती है, क्षारीय द्रव होती है जो कि अम्लीयता को खत्म करती है। जो मूत्रवाहिनी, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर जो अम्लीय पार्ट होगा, ठीक है, जो अम्लीय द्रव होगा उसको अम्लीयता को खत्म करेगा। ठीक है, और क्या करता है, जो स्पर्म होता है उसको और भी ज़्यादा पावर देता है या फिर एनर्जी देता है, ताकि वो आसानी से क्या कर सकता है, आसानी से वो डेवलप करेगा। और ओके, इसके बाद हमारी होती है जो हमारी कॉपर्स ग्रंथि है, ये भी क्षारीय द्रव्य करती है और ये भी इसी चीज़ में हेल्प करती है। ओके, अब यहाँ पर कई सारे पार्ट्स हैं। यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है, जो पूरी बॉडी है इसको हम बोलते हैं क्या, सेशन या फिर पीनस। ठीक है, कई लोग इसे पेनिस पढ़ते हैं, बट इसको कहा जाता है जो पीनस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी की हेल्प से जो स्पर्म है वो क्या है, फीमेल बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है, तो बात समझ में आई। और ये इसके ऊपर एक लेयर होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है, स्किनी लेयर होती है यहाँ पर एक। ठीक है, स्किनी लेयर होती है इसके ऊपर की। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग है, ये क्या है, ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग है। ओके, ये थैली है जो स्क्रोटम है, आप इसको वृषण कोश भी लिख सकते हो। ठीक है, वृषण कोश यानी कि जो वृषण का कोश है या फिर उसको जो ढक कर रखा है। ठीक है, वृषण कोश या फिर स्क्रोटम, स्क्रोटम। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है। होपफुली कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये बार
क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। देखो हम लोगों ने सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा, ठीक है, जिसमें हमने टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखी। तो ये टेस्टिस जो होता है एक थैलेनुमा संरचना होती है। एक अगर हम मेल की बात करें तो एक जो वयस्क पुरुष होता है उसमें क्या होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है। जो मेल होते हैं उनमें क्या होते हैं, एक जोड़ी यानी पेयर में प्रेजेंट होते हैं। पुरुषों में जो वृषण है वो क्या होते हैं, 2 होते हैं, यानी टेस्टिस की बात करें तो वो 2 होते हैं, ठीक है। जोड़े में होते हैं, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, इसी में क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। कहाँ पर बनेंगे, तो जो हमारे वृषण होता है इसमें लगभग क्या होते हैं, 250 क्या होते हैं, खंड होते हैं, जिनको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, ठीक है। एक टेस्टिस में 250 क्या होते हैं, खंड होते हैं, यानी कई सारे कक्ष बने होते हैं, ओके। और उस कक्ष में क्या होती है, शुक्रजन नलिकाएं होती है काफ़ी सारी। शुक्रजन नलिका में क्या है, 2 तरह के सेल होते हैं, एक जर्म सेल होता है जो कि स्पर्म बनाएगा, और दूसरी सर्टोली कोशिका होती हैं जो कि क्या करती हैं, सर्टोली कोशिका वो उसको नरिशमेंट का नरिश करती है, यानी कि वो उसको पोषण देती हैं ताकि वो डेवलप कर सके। एक चीज़ और मैं यहाँ पर भूल गई हूँ शायद, ठीक है। जो सर्टोली कोशिका है ये तो हमारी क्या है, कुंडलित है। अब कुंडलित ये कंपार्ट में ये पूरा खंड है, इस तरह के खंड बने हुए हैं ना जिसमें ये नलिकाएं बनी होंगी, देखो ये चीज़। अब इसके ऊपर जो इसमें जो खाली जगह होती है यहाँ पर भी कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं लैडिंग कोशिकाएं। याद रखना इसको, लैडिंग कोशिकाएं मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं। लैडिंग कोशिकाएं याद रखिएगा आप। जो लैडिंग कोशिकाएं होती हैं या इनको लीडिंग कोशिकाएं बोलते हैं, इस तरह से जो लैडिंग कोशिकाएं होती हैं ये क्या बनाती हैं, पुरुषों में एंड्रोजन बनाती हैं। एंड्रोजन यानी हार्मोन बनाती हैं, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ओके। याद रखना थोड़ा, ठीक है। होपफुली कि आप इसको समझ सकते हो। तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पर थे, हम शुक्रजन नलिका को पढ़ रहे थे, ठीक है। 2 तरह की सेल्स होती हैं, आई बात समझ में। इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये जो मतलब जो नलिका होती है इसके बाहर के पार्ट को रेटेड टेस्टिस बोलते हैं, वृषण जालिका बोलते हैं। यहाँ पर कई सारी ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं जिसको अपवाहक नलिकाएं बोलती हैं, ठीक है, जो कि ब्लड वगैरह की सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। वृषण तो ये मैंने बता दिया, वृषण कोश होता है जो कि वृषण को कवर करके रखता है, पूरा प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके बाद इसी ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था कि इसको हम बोलते हैं अधिवृषण, ठीक है, एपिडिडाइमस बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है, ये 6 मीटर लंबी होती है, ठीक है, कई सारा बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड रहती है और पतली महीन होती है, ठीक है। पतली महीन है तभी इतनी ज़्यादा क्वाइल्ड है, ठीक है, लगभग 6 मीटर लंबी होगी और क्या करती है, शुक्राणु को का परिपक्वन करती है, यानी स्पर्म का मैच्योरेशन करती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाती है, ये नलिका आती है किसमें, शुक्रवाहिनी में, ठीक है। तो ये नलिका आती है इस तरह से शुक्रवाहिनी में, जो कि किससे मिल जाती है, शुक्राशय से, यानी कि सेमिनल वेसिकल से मिल जाती है। संख्या 2 होती है सेमिनल वेसिकल की, ओके, जिसमें क्या होता है, एक चिपचिपा गाढ़ा द्रव्य होता है, ओके, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा क्या है, इसमें प्लाज्मा होता है। और जो हमारी शुक्रवाहिनी थी इसमें पहले से क्या था, इसमें पहले से प्रेजेंट था जो स्पर्म है वो, ठीक है, शुक्राणु। और ये हमारे क्या है, ये मूत्राशय है, ये हमारी मूत्रवाहिनी है, ठीक है। मूत्राशय और मूत्रवाहिनी दोनों ही अलग हैं शुक्राशय और शुक्रवाहिनी से, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो सेमिनल वेसिकल है इसमें द्रव्य होता है और जो स्पर्म है वो हमारा किससे आ रहा है, वो हमारा शुक्रवाहिनी से आ ही रहा है। तो दोनों ही इस डक्ट में मिलते हैं और इस डक्ट में ही वो क्या बनाते हैं, सीमन बनाते हैं, यानी वीर्य बनाते हैं, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर 2 ग्लैंड होती हैं। सबसे पहले ऊपर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि क्या करती है, क्षारीय होती है, ये इसकी जो नेचर है इसका वो कैसा होता है, बेसिक होता है। और ये क्या करती है, जो अम्लता है वो खत्म करता है और स्पर्म को क्या करता है, और भी मैच्योर, उसको पावर देता है, उसको एनर्जी देता है ताकि वो आसानी से क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके, एनर्जी देता है उसको, ठीक है। और इसके बाद होती है कॉपर ग्रंथि, ये हमारी होती है 2 होती हैं, जोड़ी में होते हैं ये। कॉपर ग्रंथि जो है ये पैर में प्रेजेंट होती है, याद रखिएगा, पैर में, ठीक है। तो इसका काम भी कुछ इस तरह का होता है, क्षारीय होती है, ठीक है। इसके बाद इसको हम पेनिस बोलते हैं, ये जो पीनस बोलते हैं, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है इसी के थ्रू ही क्या होती है, जो स्पर्म है वो क्या रहेगा, फीमेल बॉडी में जाएगा, यानी मादा जनन अंग में जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक लेयर होती है जो कि आधी होती है, पूरी नहीं ढक के रखता है इसको, स्किनी लेयर होती है और ये इसकी ओपनिंग है। होपफुली कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आई होगी और आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर हो गया होगा आपको कि वृषण या जो टेस्टिस है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उसमें कौन कौन से चीज़ें होती हैं। कि आपको आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं बिल्कुल उसका आंसर दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।